होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें ठीक है, आपका एक बार मैं क्वेश्चंस भी चेक कर लेती हूँ। ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने करने के लिए। नूतन नहीं है तो उसका चेक नहीं कर रही हूँ। अच्छा, आपने खाली 4 फीट का ही किया है, एंटायर क्वेश्चन नहीं किया? कॉपी तो ये होगा, सेम ही तो क्वेश्चन था वो पूरा। अच्छा, सेम क्वेश्चन था क्या? यस मैम, अच्छा केवल आगे की एक कंडीशन चेंज कर दी थी, अच्छा, वही तो कंडीशन का। लास्ट में खाली 64 फीट की किया था। ठीक है, 64 फीटेड शेयर्स इशू किए गए थे चेतन को ₹8 पर शेयर्स के अकॉर्डिंग। तो ठीक है आपका, यानी अब आपको समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो मैम। हेलो। नो मैम, आवाज थे। हम्म, नो मैम। ठीक है, इजी है ना अब ये वाला क्वेश्चन? तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आप लोग खुद से अटेम्प्ट करोगे, वो उसको क्वेश्चन आए नहीं। खैर एनीवेज, अब जो है तो है, मैं क्या आती तो ऑब्वियसली समझाती मैं उसे। चलो, आपको तो आ गई हैं। देखो ये फॉरफिटेड के ना शेयर्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस वाले इंपॉर्टेंट है। कैपिटल रिजर्व्स में इतनी अमाउंट जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग का पार्ट तो इजी होता है, ठीक है, स्टार्टिंग का पार्ट इजी होता है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा वो फॉरफिट में आपको अलग अलग ठीक है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अलग अलग क्वेश्चंस दे देंगे, कैसे भी दे देंगे कि आधे शेयर्स फॉरफिट किए हैं, कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, कितने रीइशू किए हैं, और रीइशू में भी आपको अलग अलग में प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, या ठीक है ना, कैसे किए हैं, तो ये सब आपको कवर करना पड़ेगा। कुछ बाय बैक ऑफ शेयर्स का पढ़ लेते हैं, क्योंकि ना हमारे मैंने शेयर्स को बहुत डीपली आपको समझाया है, क्योंकि शेयर्स के में आपका ये मेंशन नहीं होगा कैसे करना है, कितना करना है। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स में व्हेन ए कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स, और पता है बाय बैक मतलब वो क्या होता है? देखो, शेयर्स माने क्या होता है? हिस्सा। देखा जाए तो हिस्सा हो गया ना, अगर मैं बात कर रही हूँ तो शेयर्स का मतलब ही है, अब भाई मैंने अपनी कंपनी का एक हिस्सा, ठीक है, मैंने बांट दिया था मैंने, यानी कि इक्विटी शेयर्स में मैंने अंदर की उनको दे दिया। तो एक्चुअल में ये बोला जाता है कि कंपनी अब अपना हिस्सा खुद परचेज कर रही है। ठीक है, तो मैं चाहता, अब भाई कंपनी अपना हिस्सा खुद परचेज कर रही है, तो वो उन्हें क्या बोलेंगे? बाय बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो सेक्शन इसका क्या है? 68 है, ये प्लीज थोड़ा सा लर्न करना कि सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट कंपनी कैन बाय इट्स ऑन शेयर्स। द कंपनी कैन बाय बैक इट्स ऑन शेयर्स आइदर फ्रॉम द फ्री रिजर्व से खरीद सकती है, मतलब कहाँ कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जब बाय बैक करती है तो मतलब कहाँ से करती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कंपनी है अब वो, क्योंकि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था कंपनी को, उनके जो कंपनी उनके अमाउंट रिफंड कर रही है, तो उनकी अमाउंट कंपनी कहाँ से करती है? उनकी अमाउंट कंपनी जनरल रिजर्व से नहीं करती। ठीक है, तो कंपनी जो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है यहाँ से करती है। आपको याद होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में बताया था मैंने कि बाय बैक ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करते हैं। तो हम आइदर फ्रॉम द फ्री रिजर्व, या तो हम फ्री रिजर्व से करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं बाय बैक इट्स ओन शेयर्स आइदर फ्रॉम द, या तो हम फ्री रिजर्व से करते हैं, या सिक्योरिटीज प्रीमियम से करते हैं, और फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स। ठीक है, या तो किसी भी शेयर्स की, यानी आगे मान लीजिए कि कोई भी शेयर्स मैं इशू कर रही हूँ, तो उसके बदले में मैंने कर दिया। द अमाउंट ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर should not exceed 25% of the paid up capital and free reserves। ठीक है, कि जो बाय बैक ऑफ शेयर्स कह रहे हैं कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, बाय बैक ऑफ शेयर्स की जो अमाउंट होती है
वो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से 25% ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, शुड नॉट एक्सीड 25%। प्लीज ये भी आप प्लीज ध्यान दीजिएगा कितना होना चाहिए। ये कुछ चीजें इसमें सिंपल है। अगर आप किसी भी मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि आप एकदम से सारे हिस्से को खरीद नहीं सकते। अपना जो शेयर है, यानी आप जब शेयर्स की पेमेंट कर रहे हैं तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में शेयर्स की आप एकदम से नहीं कर सकते। ठीक है, द अमाउंट ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में शेयर्स के बाय बैक की जो अमाउंट है शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल, यानी कि पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से 25% एक्सीड नहीं होनी चाहिए। दैट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन अ रेशियो ऑफ 2:1 आफ्टर द बायबैक। जो डेट इक्विटी रेशियो होती है बायबैक के द्वारा 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन अ रेशियो ऑफ, ठीक है, 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब है, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉयज स्टॉक, ये कुछ है, ये मैंने आपको उस पे भी नोट्स में भी समझाए हुए हैं। और ये थोड़े से पार्ट, ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको यहाँ पे भी मैंने समझाया हुआ है। तो मतलब ये मत सोचिएगा कि मैम यहाँ पे क्यों है वहां क्यों है, दोनों ही जगह है। कि जब मैं ये प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे इन नोट्स को फुल फ्लेश प्रिपेयर करना था। ठीक है, तो क्योंकि ये जो मुझे पीडीएफ प्रिपेयर करनी थी तो मुझे मतलब फुल फ्लेश के तौर पे कि मैं बार बार उसमें से मतलब फाइंड आउट नहीं करूं, अगर बच्चे शॉर्ट में भी समझने हैं। और जो मैंने आपको वैसे नोट्स दिए हैं उसमें डिटेल्स में है, शेयर्स का दिया ही है। ठीक है, तो क्योंकि वो ये जो शेयर्स का जो ये टॉपिक है ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इन सब के रिगार्डिंग भी इम्पोर्टेंट है। तो ईएसओपी, तो मतलब सिंपल है, ये तो सिंपल है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शंस आपको डायरेक्टर्स को, जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन्हें ऑप्शंस दिया जाता है। ठीक है, ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी, या तो उसके होल्डिंग कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी को, ठीक है, को उनको एक ऑप्शंस दिया जाता है विच गिव सच डायरेक्शन कि वो, यानी कोई भी फ्यूचर डेट, मतलब सिंपल समझ लो कि फ्यूचर डेट पे, ठीक है, इस प्राइस पे, यानी प्राइस भी पहले से बता दिया कि भाई फ्यूचर इस तारीख को इस डेट पे, ठीक है, आप ये शेयर्स परचेज कर सकते हैं, ये आपको राइट्स दिया जाता है। मतलब सब कुछ उनको बता दिया, प्राइस पहले से ही डिसाइड किया जाता है। तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। इसका सेक्शंस लर्न करना, ये इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन क्या है 37। आता क्या है, थोड़ा सा इसके डेफिनेशन हमें मालूम होनी चाहिए कि ये मतलब ये इंटरनल स्टाफ के लिए होता है, ये सबके लिए होता है। उनको बता दिया जाता है कि आपको ये बेनिफिट दिया जा रहा है कि इस फ्यूचर डेट को, ठीक है, प्री डिटरमाइंड प्राइस में, ठीक है, मतलब ये एक पैटर्न होता है कि अगर कंपनी को, मतलब कंपनी ने मान लीजिए कि बाहर से प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इशू किया, कंपनी ने बाहर से जो शेयर्स थे वो इशू किए, ठीक है, बाहर से शेयर इशू करने के बाद जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 90% वाला, कंपनी ने उसको अब भी, ठीक है, नहीं कर पाई है, मतलब उसको फॉलो नहीं कर पाई है, इतने सब्सक्रिप्शंस आए ही नहीं है। फिर कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पे जाती है। ठीक है, तो फिर कंपनी सोचती है कि ठीक है, अगर एक्सटर्नली नहीं हो पाए तो मैं फिर इंटरनली करने की कंपनी कोशिश करती है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पे करने की कंपनी कोशिश करती है। ठीक है, तो ऑप्शन गिवन टू डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी और इसके होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी विच गिव सच, यानी कि उस डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिया जाता है कि वो परचेज कर सके, ठीक है, या सब्सक्राइब कर सके कंपनी के शेयर्स को फ्यूचर डेट पे। मतलब सिंपल है, तो कंपनी एक्सटर्नल तरीके से भी कर सकती है, कंपनी इंटरनल तरीके से भी कर सकती है। नेक्स्ट है स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? ठीक है, मतलब ये बहुत सिंपल है। स्वेट
का मतलब क्या हो गया कि ये आपके अदर देन कैश होती है मेन, ये आपके डायरेक्टर्स को ही दिया जाता है, क्योंकि ये सब पब्लिक के लिए नहीं है, ये इंटरनल के लिए कंपनी इन सबको यूज करती है। ठीक है, क्योंकि जब एक्सटर्नल में कंपनी फेल हो जाती है, क्या कंपनी को ऐसा लगता है कि एक्सटर्नल से मेरे पास सिर्फ 90% ही आया है, या मुझे 95% ही आया है, मुझे ज्यादा की नीड थी लेकिन नहीं आ पाया है, तो उस केस में कंपनी करती है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 88, स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस such equity shares as are issued by the company to its director, ठीक है, एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट पे दे रही है, लेकिन ठीक है ना, डिस्काउंट पे दे रही है, पर ध्यान रखना कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश में नहीं देती। ठीक है, कंपनी ने लाइक और भी, कि मान लीजिए कोई कंपनी ने दूसरा राइट्स दे दिया कि ठीक है आप हमारा ये डिपार्टमेंट संभाल लेंगे, क्योंकि शेयर्स का मतलब हमेशा ऑन पेपर ही नहीं होता, शेयर्स का मतलब हिस्सा भी होता है। ठीक है, कंपनी ने उसको हिस्सा भी बोला जाता है, और मेनली एम्प्लॉइज को कम, ये डायरेक्टर्स को ज्यादा दी देती है, ताकि उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कंपनी में इंक्रीज हो, बढ़ जाए। तो फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन, यानी कोई भी नेचर में, कि लाइक हमने आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अधिकार, कहने का मतलब है कि अब जैसे रॉयल्टी है, ठीक है, तो हमने आपके अब ना, अब आपके नाम पे ही हमारी कंपनी की रॉयल्टी आएंगी, अब ये इसके नाम पे, तो कहने का मतलब कि कंपनी ने अपना जो हिस्सा है, चाहे वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा है, चाहे वो अपना मैनेजमेंट के में हिस्सा है, कंपनी को मतलब स्मूथ रनिंग में हिस्सा है, वो हिस्सा कंपनी शेयर कर रही थी, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और ये इंटरनल्स के लिए होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, स्वेट इक्विटी शेयर्स, एंड देन राइट इशू। राइट इश्यूज में भी ऑब्वियसली ये आपको पता है कि एक ऑफर होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, राइट इशू भी है, क्योंकि हम ऑलरेडी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस और ये आपके डायरेक्टर्स के लिए है, कंपनी के इंटरनल्स के लिए हैं। एक और है कि कंपनी क्या करती है, यही चीज अपने शेयर होल्डर्स के साथ भी करती है, लेकिन उसको ये पता है कि मुझे शेयर होल्डर्स के साथ कैश में ही डीलिंग करनी पड़ेगी, मैं उन्हें इतना मतलब मान लीजिए मैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग या इतना मैं उसको इन सबको नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनली में तो पता है। ठीक है, तो राइट इशू, a right issue is an offer to the existing shareholders, right issue एक ऑफर है existing shareholders को to purchase additional shares of the company, कि वो कंपनी के additional shares को खरीदेगी, तो कंपनी के additional shares को परचेज करेगी at a discounted price पे। ठीक है, तो राइट इशू इज एन ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, टू परचेज एडिशनल शेयर्स ऑफ द कंपनी। सिंपल है कि ठीक है, कंपनी के आप ये मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे ले सकते हैं। बोनस इज फ्री, बोनस फ्री दिया जाता है, बोनस इशू अलग होते हैं, ठीक है, पर ये राइट इशू आपको डिस्काउंटेड रेट पे दिया जाएगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स के रिक्वायरमेंट होते हैं, और स्पेसिफिक पीरियड्स में ही अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, अदरवाइज ये जो राइट्स है वो आपके खत्म हो जाएंगे। तो राइट इशू एक प्राइमरी मार्केट इशू है, ऑफर इज मेड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड नॉट टू द जनरल पब्लिक। सिंपल है, आपको पहले बता दिया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दिया जाएगा। ठीक है, ये एक राइट्स है, ऐसा नहीं है कि एक आपकी ऑब्लिगेशन है या आपकी ड्यूटी है कि आपको खरीदना ही खरीदना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थर्ड, इट इज द राइट ऑफ द शेयर होल्डर एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय द एडिशनल शेयर्स। एडिशनल शेयर्स को खरीदने का ये एक ऑब्लिगेशन नहीं है, ये बल्कि बस एक राइट्स है। The rights can be transferred or sold if the existing shareholder is not interested in accepting the offer. ठीक है, राइट्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफर को एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। ठीक है, इफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सेप्टिंग द ऑफर। ठीक है, आप नहीं है तो आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं,
वो तो शेयर्स में तो हम ऐसा करते ही करते हैं। ठीक है, ये रिडम्पशंस कहाँ है, रिडम्पशंस का बता देती हूँ। ठीक है, लेकिन रिडम्पशंस के क्वेश्चन, सॉरी, डिबेंचर्स के क्वेश्चंस कम आते हैं, उस लेवल के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि रिडम्पशन आपके सिलेबस में उतना नहीं है, ये तो आगे है। ठीक है, पर इसमें आपको शॉर्ट में ही ये सारा समझा देती हूँ कैसे कैसे करना है, तो आप लोग इसमें से पढ़ लेंगे, क्योंकि फिर इसका आपका कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा शेयर्स में से। ठीक है, तो इशू एंड रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स भी देख लेते हैं। तो जैसे कि इसमें आपको मेन क्या करना है कि डिबेंचर्स है वो आपके पास मतलब ही क्या होता है, वो डिबरे से आया है। तो टू बोरो एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जिसके अंदर एक ये डेट बताता है कि ये हाँ भाई हमने उधार लिया है, हमारा ये कर्जा है। सेक्शन लर्न करना है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। ये डेफिनेशन है इसकी कि कोई भी डिवेंचर स्टॉक है, बॉन्ड्स है या अदर इंस्ट्रूमेंट्स है, अगर उसमें डेट बियरिंग पार्ट है। ठीक है, तो डेट बियरिंग पार्ट यानी कि आपको पता है कि ये मेरा कर्जा हो चुका है। तो बॉन्ड क्या होती हैं, बॉन्ड अगर हम कभी भी पहले बॉन्ड की बात करते थे, तो ये जैसे बॉन्ड की बात की गई है, तो पहले जो हम बॉन्ड्स की बात करते थे तो वो खाली गवर्नमेंट ही बॉन्ड्स इशू करती थी। लेकिन अब जो बॉन्ड्स है वो आपकी सेमी गवर्नमेंट भी इशू कर रही है और आपके नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी अब आपके सभी लोग इशू कर रहे हैं बॉन्ड। ठीक है, तो अब तो बॉन्ड्स के लिए कोई एक यूनिक डेफिनेशन नहीं है, और ये एक डेट के लिए ही बताता है आपको उधारी, आपने भाई किसी की लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है, आपका उधार बढ़ गया है, उसी को शो करता है। तो डिबेंचर्स के टाइप्स हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी आपके पास यानी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है सिक्योर डिबेंचर्स और अनसिक्योर डिबेंचर्स। ठीक है, तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में, जैसे आपके पास है सिक्योरिटी है कि भाई ठीक है यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या किया गया आपने, यानी कंपनी ने लोन लेने के लिए मतलब एज अ लोन डेट मानी है ना, या डिबेंचर्स को इश्यू किया है, तो कंपनी ने अपना कुछ गिरवी भी रखा है। ठीक है, सिक्योर डिबेंचर्स, अनसिक्योर डिबेंचर्स। अगर हम ये पॉइंट ऑफ व्यू के टेन्योर के लिए देखें, रिडीमेबल कि भाई ये 5 साल के लिए, 10 साल के लिए है, और ये इरिडीमेबल है। कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है, कि भाई इन डिबेंचर्स को ये आगे चल के शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। कूपन रेट ऑफ व्यू कि जैसे कि ये स्पेसिफिक कि भाई ये आपको पता है लिखा होता है 8% डिबेंचर्स, तो यानी 8% का इंटरेस्ट, तो स्पेसिफिक है। 0% कूपन रेट, तो यानी आपका मतलब 0 के हिसाब से, यानी कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से रजिस्टर्ड डिबेंचर्स है या बियरर डिबेंचर्स है। तो आई होप आपको इजी है ये, तो इसमें से तो कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनता है और ना ही वो लोग आपसे पूछेंगे, आते भी नहीं है, बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी कर रही हूँ। तो डिबेंचर्स को हम इश्यू करते हैं पार में, प्रीमियम में और डिस्काउंट में। तो हम इन्हें कंसिडरेशन अदर देन कैश और एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा भी हम इन्हें मैम इशू यहाँ कर, पे कोलेटरल सिक्योरिटी का क्या मतलब है? मतलब गिरवी रख के, ये मतलब होता है सिक्योरिटी कोलेट्रल। सिक्योरिटी में एग्जैक्ट नाम होता है कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, आप इसको इश्यू कर सकते हैं, यानी कि या तो अदर देन कैश से भी, कि आपने देखा कि नहीं मुझे कैश ही नहीं लेना, मैं इनसे और कोई चीज डिमांड कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पे अपना क्या था, कोई भी चीज को गिरवी रख दिया। ये गिरवी रखने की इज्जत अब होती है कि जब आपको पता है कि ये कोई एक प्राइवेट एंटिटी है या पर्सन है, या ये आपका सारे के सारे जो डिबेंचर्स हैं उन सबको परचेज कर रहा है और ये एक श्योरिटी को डिमांड कर रहा है, तो उस केस में ये चीज ज्यादा होती है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, इफ होल अमाउंट इज रिसीव्ड इन वन इंस्टॉलमेंट
अगर सारी अमाउंट एक ही इंस्टॉलमेंट में रिसीव होगी, सिंपल है, जैसे हमने डिबेंचर्स का शेयर्स का किया वैसे ही आपके पास यहाँ इसका करना है। ये इशू का केस है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे सारी एक के साथ, क्योंकि डिबेंचर्स में क्या होता है कि आपको मतलब मेनली सारे के सारे वो जो, क्योंकि देखो ये क्या है, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि भाई मुझे इतने परसेंट का हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैं उसे वन गो में देना प्रेफर करूंगी, बाकी इंस्टॉलमेंट में दूं। लेकिन कंपनी का ये अलग अलग है कि कंपनी ने इंस्टॉलमेंट में ले रही है, और जनरली जो मैं आपको बताऊं चलता क्या है, वन गो। डिवेंचर्स हमेशा वन गो में चलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, देन इसी का जो पैसा है वो हमने, ठीक है, कहाँ पे कर दिया, डिवेंचर्स में दे दिया, ठीक है, जो हम ट्रांसफर करते थे। अगर इंस्टॉलमेंट में किया गया, आप इंस्टॉलमेंट में कीजिए, सिंपल है। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट, वहां क्या था, शेयर कैपिटल, तो यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन, सॉरी वहां क्या था, हाँ शेयर एप्लीकेशन, यहाँ क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन। और फिर वहां उसका जो अमाउंट होती थी वो हम खजाने में डालते थे। तो यहाँ पे खजाना क्या है, यहाँ कोई कैपिटल नहीं है, यहाँ पे है खजाना खाली डिबेंचर, बिल्कुल उसी के जैसा है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। फिर आपको पता है अगर अलॉटमेंट या फाइनल कॉल ये मांगी गई है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी, एंड देन आपको अलॉटमेंट के रिसीव की एंट्री करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल है। इफ डिबेंचर मनी इज रिसीव्ड इन मोर देन 2 इंस्टॉलमेंट, डिबेंचर मनी को दो से ज्यादा इंस्टॉलमेंट में रिसीव किया गया है, ये पहले ड्यू की एंट्री है, एंड देन आपके पास रिसीव की एंट्री है। क्लियर। थोड़ा सा आगे ही पढ़ लेते हैं, ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आ जाती है कभी कभी एग्जाम में, इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसे आप थ्योरी के फॉर्म में इसे पूछ लिया जाता है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट, तो व्हेन अ डिबेंचर्स इज इश्यूड एट अ प्राइस, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू से कम, तो उसको डिस्काउंट कहा जाता है, ये हमें पता है। अब हमें वो चीज नहीं देखनी है, आपको जो हमने डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट मींस द लॉस। डिस्काउंट भाई कोई चीज मुझे 1500 रुपए की मैंने दी, लेकिन मैंने उसे 1200 में दे दी, तो मुझे जो 300 का तो मुझे डिस्काउंट जो मैंने दिया, समवेयर दिस डिस्काउंट इज माय द लॉस, ठीक है। तो वो राइट ऑफ किया जाता है, कहाँ से राइट ऑफ होगा, या तो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से, या आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम से। आपको याद होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम पे लिखा था ना कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को यूज करते हैं, ठीक है, डिस्काउंट देने के लिए। तो बच्चे ये चीजें पूछ ली जाती हैं घुमा फिरा के, चाहे आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, या आपको कि जो डिबेंचर्स इश्यू किए हैं डिस्काउंट में, हम उन्हें कहाँ कहाँ से राइट ऑफ करेंगे। तो दो ही तरीके हैं, क्योंकि अगर मैं इसको लॉस या एक्सपेंस मान रही हूँ, तब तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे, ठीक है। पहला जो मेनली कंपनीज पहले प्रीमियम से करती हैं, अगर प्रीमियम में बैलेंस उतना सफिशिएंट नहीं है, देन कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस में इसको राइट ऑफ कर देती है, ठीक है। क्योंकि क्या है, क्योंकि देखो सबसे पहले ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी अच्छा है कि कंपनी के टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी ने प्रॉफिट और लॉस में ही निकाल कर देगी, कंपनी तो चाहती है कि मैं प्रॉफिट और लॉस में करूं, वहां पे मेरे पास प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स मुझे कम देना पड़ेगा, और प्रीमियम का भी बैलेंस एंजॉय करेगी। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और आउट ऑफ इसको द, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बताइए। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, इसको हम ये हमारी कंपनी के लिए जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ही मानेंगे इसको, या वो अलग होता है? नहीं, मुझे नहीं जो समझ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, मुझे आपकी बात नहीं समझ पर रही। मैं ये कह रहा हूँ जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, ये हम्म। कंपनी का प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होता है या सादा एक्सपेंडिचर है, क्या होता है नहीं नहीं जिससे हम राइट ऑफ कर? नहीं, ये आप
के पास नहीं नहीं, ये क्या होता है कि शेयर्स का ना अलग ही बनाया हुआ है, शेयर्स के लिए अलग से आपको बताया हुआ है, ये रूल्स बताए गए हैं, ये एक्सपेंस आपका वो एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, ये आपका जो एक्सपेंस है ये डील करता है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ आपके शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये जो शेयर का जो कंसेप्ट है ना, देखो कंपनी क्या करती है, मर्ज कर देती है। कंपनी बहुत सारे कंपनी चाहती है कि मैं बहुत सारे एक्सपेंसेस को अपने प्रॉफिट और लॉस से ही राइट ऑफ करने की कोशिश करूं, लेकिन तो ऐसा तो है नहीं ना कि डिबेंचर शेयर्स इन सबको इशू करके हमेशा कंपनी को लॉस होगा। ठीक है, तो कंपनी को फायदा भी तो होता है, प्रॉफिट भी तो होता है, प्रॉफिट प्रीमियम के टर्म्स में होगा, तो आप उस प्रीमियम को यूटिलाइज कहाँ करेंगे। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके अलग है, उसका ट्रीटमेंट से इससे कोई लेना देना नहीं है। आप उसको ओके। एज अ मतलब समझ सकते हैं कि डिस्काउंट को मान लीजिए कि डिस्काउंट आपका उसके एक्सपेंस के अंडर आता है, लेकिन यहाँ पर डिबेंचर्स में शेयर्स में ये ना रूल बना दिया गया है। रूल के तौर पे क्या, कि कंपनी कभी ऐसा पहले करती थी, बहुत करती थी, ठीक है कि उसको, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको अगर आपका मतलब शेयर्स में डिबेंचर से प्रीमियम से रिजर्व है, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो आप उसे यूटिलाइज करेंगे कि सो दैट आपका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर कम इफेक्ट पड़े। ठीक है, इसलिए तो अगर ये इनको एक्सपेंस मानते बिल्कुल ट्रीटमेंट, क्योंकि कुछ हमारे पास जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं उनका आप ये मान सकते हैं कि कुछ जो हमारे पास एक्सपेंसेस हैं उनको स्पेशल तरीके से ट्रीट किया गया है। शेयर्स का केस, डिबेंचर्स का केस एक अलग तरीके से लिया गया है। अब सबसे पहले उसी के अकॉर्डिंग अगर शेयर्स के प्रीमियम है, उसी में से उसको हम राइट ऑफ करने की कोशिश करेंगे, देन हम उसे कंपनी की बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करता कि वो डिबेंचर्स को इशू करेंगे डिस्काउंट पे। डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, तो अ डिबेंचर इज सेड टू बी इशूड एट अ प्रीमियम, ठीक है, जब उसका प्राइस ऑब्वियसली नॉर्मल से क्या होगा, ज्यादा होगा। डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं हम, ठीक है, कैश में नहीं कर रहे, अब हम कंसिडरेशन में कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब कैश नहीं आ रहा है, अब क्या आ रहा है आपका, कुछ और डिफरेंट कंसिडरेशन आपका आ रहा है। ठीक है, देखिए तो ऑन परचेज ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स को खरीदने के लिए, एसेट्स को परचेज करने के लिए, ठीक है, तो ऑन परचेज ऑफ एसेट्स, ठीक है, तो सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, तो हम वहां पे इनको डिबेंचर्स नहीं मानते हैं, हम जैसे ट्रीट करते हैं कि मैंने एसेट्स परचेज कर ली है, जैसे कैश आता है तो बैंक लिखते हैं ना, आप उसी के तौर पे ही ट्रीट कीजिएगा, एंट्री वैसे ही ध्यान रखना, पर बैंक की जगह आपका एसेट्स आ गया। अब डिबेंचर्स, अब आपने ये देखा कि अच्छा मान लीजिए कि कभी कभी कंपनी क्या करती है, कंपनी को फर्नीचर्स लेने हैं, बहुत चीजें, तो कंपनी उनको डिबेंचर्स दे देती है, ठीक है, कैश ना देते हुए। तो अब यहाँ क्या लिखते हैं, डिबेंचर्स है ये अदर देन कैश, लेकिन यहाँ पे फिर वेंडर का अकाउंट से इसको डिनोट किया जाता है। देन वेंडर का आपको पता है वो एप्लीकेशन तो है नहीं, डिबेंचर एप्लीकेशन तो है नहीं, तो वो इसलिए वेंडर का अकाउंट आ जाएगा। वेंडर का नाम है, फिर वो डिबेंचर्स में अकाउंट, तो डिबेंचर्स का तो क्रिएट तो करना ही करना है, अदरवाइज पता कैसे चलेगा। बट ट्रीट वेंडर को आपको ट्रीट, ठीक है, तो ये जो आपको, सॉरी, डिबेंचर्स को आपको ट्रीट ऐसे करना है जैसे आपका शेयर आप कैपिटल अकाउंट था, सेम वैसे ही आपको ट्रीट करना है। तो यहाँ अगर अमाउंट मान लीजिए प्रीमियम पे है, तो यहाँ अमाउंट आपकी कम आएगी, तो आपको यहाँ पे प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, देन है अगर की जाती है कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे,
तो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे अगर इशू की जाती है तो मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि हम इसको फिर ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये तो हमने लोन लिया है कंप्लीटली, अब इसके ऊपर हमने मतलब अपनी सिक्योरिटी दी है, ठीक है, हमने अपनी सिक्योरिटी दी है, तो इसलिए अकाउंट्स की बुक्स में कोई इसकी एंट्री नहीं करते। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड में हम, आपको तो पता ही है, हम वहाँ पे सिक्योर डिबेंचर्स की हेडिंग में बैलेंस शीट में हम इसे शो कर देते हैं लाइबिलिटी साइड में, अदरवाइज और कोई एंट्री नहीं होती। और जो एक सिंपल सी एंट्री होती है ये कि भाई क्योंकि यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स के, हमने ये 9% डिबेंचर्स क्या किए थे, इशू किए थे। ठीक है, अब मतलब कोलेट्रल के तौर पे, तो यानी मैंने, कहने का मतलब है कि मैंने कैश रिसीव किया या कुछ भी रिसीव किया उसके बदले में मैंने अपने एसेट्स को गिरवी रखा है। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये वाला लर्न कर लेना, बाकी तो इजी है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ आता है पेपर में, और आता क्या है, नहीं आता, डिबेंचर से बहुत ही कम आता है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चंस ही वो देंगे और वो देते हैं शेयर से। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा एक यूनिक पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अब तक तो एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया। ठीक है, इंटरेस्ट लगता है आपको डिवेंचर्स में ऑब्वियसली, और वो जो इंटरेस्ट होता है वो आप कहाँ से, प्रॉफिट से ही चार्ज करोगे। ठीक है, तो आपको तो पे करना है उसको, उनको तो पे करना है कंपनी को, प्रॉफिट हो या नहीं हो। तो अब जब इंटरेस्ट की होती है तो इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या करनी पड़ती है कि भाई जैसे ये इतना इंटरेस्ट ड्यू है टू इनकम टैक्स पेबल, क्योंकि आपने इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स से, यानी कि जो आपका टीडीएस भी तो कटता है जब आप क्या करते हैं, जब डिबेंचर्स के अमाउंट रिसीव की जाती है तब उस टाइम पे टीडीएस भी डिडक्ट होता है। तो फिर हम ये कहते हैं कि या, और हमें ये बेनिफिट यहाँ मिलता है, मतलब उस टाइम पे तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को फायदा, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको पता ही होगा कि जैसे सैलरी आती है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करके आते हैं, फिर बाद में कंपनी अपनी बाद में आईटीआर फाइल करती है, कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल, अगर सैलरी है तो फिर मैं सॉरी एक पर्सन की बात कर रही हूँ, तो फिर वो बाद में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, उसमें बाद में उनका रिफंड आता है, ऐसे ही है। ठीक है, कि ये मतलब इनकम टैक्स जो उन्होंने पे किया तो उसका उनको बेनिफिट यहाँ मिल जाता है इंटरेस्ट पे। अगर ज्यादा है, इनकम टैक्स ज्यादा पे किया है, फिर तो मतलब इंटरेस्ट मान लीजिए कि है, इंटरेस्ट आपने दिया 1 लाख, लेकिन इनकम टैक्स में आपने पे किया सिर्फ 40,000, तो बाकी का कहाँ से एडजस्ट करोगे, डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट से। ठीक है, तो पेमेंट कर दी तो डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये सबसे पहले आपको पता है उसकी एंट्री ड्यू की, जब हम रिसीव करते हैं कोई एप्लीकेशन या कॉल मनी तो रिसीव में भी ड्यू की एंट्री होती है, तो जब हमने ये पे आउट कर रहे हैं तो इसमें पहले ड्यू और रिसीव की एंट्री होती है। ठीक है, तो ये तो आपका टीडीएस का है, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमने बैंक को दिया। देन अगर आपसे फर्दर ट्रांजेक्शन पूछी गई हैं तभी आपको करना है, अदरवाइज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दिया होगा और आप स्टेटमेंट से खुद ही समझ जाएंगे कि आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है तो आपने जो पेड किया यानी लाइक एन एक्सपेंस, और इंटरेस्ट पेड तो आपका प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में होता है, उसको आपने डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये तो ऑब्वियसली नहीं दिया जाएगा। इसमें से कुछ ही पॉइंट्स हैं सिर्फ वही पेपर में आते हैं, सब कुछ नहीं आता। तो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट अगर हम राइट ऑफ करते हैं, सबसे पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि जब हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं, ठीक है, जो डिस्काउंट पे इशू करते हैं वो मेरा कैपिटल लॉस है। ठीक है, क्योंकि मैंने ना, देखो कहने का मतलब क्या है, उनको मुझे पैसे तो उतना ही देना है, अगर मैंने 1 लाख डिबेंचर्स इशू किए मुझे पैसा तो 1 लाख ही तो देना है, इंटरेस्ट अलग देना है, पैसा अलग इंटरेस्ट अलग, और 1 लाख की बजाय मैं 80,000 ले रही हूँ,
तो ये तो मेरा कैपिटल का लॉस हुआ, ठीक है। इसे हम सिक्योरिटीज, क्योंकि कैपिटल का लॉस है और मेनली शेयर्स डिबेंचर्स का जो लॉस है वो प्रीमियम अकाउंट से ही राइट ऑफ किया जाता है, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर कैपिटल अकाउंट में उतना पैसा नहीं है तो आप इसे, ठीक है, राइट ऑफ अगेंस्ट द रेवेन्यू, उस साल के रेवेन्यू प्रॉफिट से राइट ऑफ करेंगे। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखिएगा। एंट्रीज कैसे की जाएगी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पैसा आता है तो क्रेडिट, पैसा जा रहा है तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सफिशिएंट बैलेंस है तो ठीक, अदरवाइज प्रॉफिट और लॉस से पैसा लेंगे तो वो कहाँ जाएगा, डिस्काउंट और या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के इशू पर डिस्काउंट या लॉस पे वो पैसा जाएगा, ठीक है। रिडम्पशन का है, एक बार आप रिडम्पशन का रीड कर लेना, नहीं होगा समझ में आएगा तो मैं आपको समझा दूंगी। वैसे ही है, रिडम्पशन का भी बहुत सिंपल्स में है, देख लेना, 2 पेज हैं, ठीक है। अभी तो मैं ये बंद कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ, मीटिंग हमारी खत्म ही होने वाली है, ठीक है। रीड आउट कर लेना। तो आई होप अगर इसमें से रिडम्पशन डिबेंचर्स में से कोई डाउट होगा तो मैं आपकी वो नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे, ठीक है। मैम क्लास होगी अभी और? नहीं नहीं अब नहीं होगी। एंड हैप्पी दशहरा। मैम ओके चलिए मैं एंड कर रही हूँ।